हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए प्रैक्टिस सेट में। इसमें हम लोग जूनियर सुपर टेट के लिए हिंदी भाषा में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वह टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है। इसके पहले हम लोगों ने आदिकाल भक्तिकाल के प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लिया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है वह रीतिकाल के प्रमुख प्रश्नों का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो आपका जूनियर सुपर टेट का जो एग्ज़ाम डेट है वह भी आ गया है, मतलब 17 अक्टूबर को आपको परीक्षा होने वाली है। आज से आपके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तैयारी करते रहिए और प्रश्नों का प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसमें हम लोग रीतिकाल के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है कि यहाँ जो कहा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय सीमा कब से माना है। तो बहुत जल्दी जल्दी प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जो प्रैक्टिस रीतिकाल का जो माना है समय सीमा वह 1700 से 1900 विक्री संवत। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है। तो देखिए जो कह सकते हैं हिंदी साहित्य का जो विभाजन हुआ है वो आदिकाल और मध्यकाल और आधुनिक काल। तो मध्यकाल में दो भाग हो जाता है, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, और श्रृंगार काल को भी रीतिकाल और अलंकृत काल को भी रीतिकाल। तो यहाँ पे जो नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें श्रृंगार काल, यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है किसे, रीतिकाल को, और अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। तो देखिए जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं वह रीति काल में, क्योंकि इन्हीं लक्षण ग्रंथों के कारण इन्हें रीति काल कहा गया है। इसमें एक परिपाटी थी जिसमें लक्षण ग्रंथ लिखे जाते थे, और जो लक्षण ग्रंथ लिखते थे वे रीतिबद्ध में आते थे। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, तीन भाग विभाजित किए गए हैं। तो लक्षण ग्रंथों की जो जानकारी रखता था लेकिन वह लिखा नहीं, वह रीति सिद्ध में। जो लक्षण ग्रंथों के अतिरिक्त रचनाएं की हैं उससे मुक्त रह के तो वह रीति मुक्त में आते हैं। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है। तो अभी बात किया गया है रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो नाम दिया है वह श्रृंगार काल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता था। तो जो भी कवि लक्षण ग्रंथ लिखते थे उसे आचार्य कहा जाता था। तो आचार्य यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रीति निरूपण का अर्थ क्या है। तो रीति निरूपण का मतलब है काव्यांग निरूपण। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। तो देखिए रीतिकाल का जो प्रवर्तक माना गया है रामचंद्र शुक्ल द्वारा वह चिंतामणि को, ठीक है, और अन्य विद्वान केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। तो यहाँ पे शुक्ल के अनुसार पूछा है तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है। तो देखिए घनानंद, बोधा, ठाकुर आलम यह सभी आते हैं रीति मुक्त में, लेकिन यहाँ पे भूषण जो हैं वह रीतिबद्ध हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाले कवि इनमें से कौन है। रीतिकाल में वीर रस की कविता, तो देखिए जो भूषण हैं उन्हें रीतिकाल का या राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, यानी उन्होंने वीर रस से युक्त रचनाएं रची हैं। इस कारण यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है। तो देखिए रीति सिद्ध कवि में केवल आते हैं बिहारी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है। रीतिबद्ध कवि पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए देव जो हैं वह रीतिबद्ध हैं, बाकी बिहारी तो रीति सिद्ध थे। घनानंद, बोधा, ठाकुर आलम यह सभी हैं रीति मुक्त। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो बिहारी किस प्रकार के हैं, तो रीति सिद्ध हैं। घनानंद कैसे हैं, रीति मुक्त हैं। देव कैसे हैं, रीतिबद्ध हैं। और भूषण कैसे हैं, वीर रस के कवि। तो यह सही है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया गया है, भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है। तो भाषा भूषण के जो रचयिता हैं वह जसवंत सिंह है। ठीक है, जसवंत सिंह है, महाराज जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है।
तो देखिए रीतिकाल में प्रकृति चित्रण करने वाले जो प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं वह हैं सेनापति। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। ललित ललाम के रचयिता का नाम बताना है। तो ललित ललाम जो है वह मतीराम की रचना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अमित हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रसनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। ऐसी ये पंक्तियां हैं और इसके जो हैं रसलीन की महत्वपूर्ण पंक्ति हैं, प्रसिद्ध पंक्ति हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो शिवराज भूषण किसका है? यह है भूषण का। रस रहस्य किसका है? कुलपति मिश्र का। पद्माभरण किसका है? पद्माकर का। काव्य निर्णय किसका है? भिखारी दास का। तो यह आपका सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन से आप देखेंगे तो यहाँ पे 17 का जो ए है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी? यानी सतसई यानी जो 700 कवियों का या 700 रचनाओं का जो संग्रह होता है उसे सतसई कहा जाता है। तो बिहारी ने लिखा है, ठीक है, मतीराम ने लिखा है, वृंद ने लिखा है, लेकिन घनानंद ने नहीं लिखा है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो सही होगा डी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? यानी कौन सा ग्रंथ कवि भूषण द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए छत्र प्रकाश, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण। तो यहाँ पे जो देखिए छत्र प्रकाश दिया है यह इनका नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कौन है? देव माया प्रपंच नाटक के जो रचयिता है वह कौन है? तो वह देव कवि हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? छत्र प्रकाश किस कवि की कृति आपको बताना है। तो छत्र प्रकाश जो है वह लाल कवि की रचना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयु खेलन होरी। यह पंक्ति किस कवि का है? यह आपको बताना है। यह पंक्ति किस कवि का है? तो यह भी प्रसिद्ध पंक्ति है पद्माकर का। सही उत्तर आपका होगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है, ठीक है, यहाँ पे सुमेलित करना है, आपको बताना है कि यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए देव का क्या है? भाव विलास ऐसे मिला सकते हैं। बोधा का क्या है? बीरा वारिस। पद्माकर का क्या है? जगत विनोद। ग्वाल कवि का हम्मीर हट। तो यह सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। भूषण रीतिबद्ध कवि हैं। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान है। केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। तो रीतिकाल के प्रवर्तक जो हैं वह कौन माने जाते हैं? चिंतामणि। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या होगा? भवानी विलास किस कवि की रचना है? भवानी विलास किस कवि की रचना है? तो भवानी विलास किसका है? तो भवानी विलास आपका है देव का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है यह बताना है। मतीराम की रचना यहाँ पे कौन सा नहीं है उसे आपको बताना है। देखिए अलंकार पंचासिका उनका है, वृत्त कौमुदी है, ललित ललाम है, लेकिन रसिक प्रिया यह केशवदास का है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है यह बताना है। तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, राम रहस्य इनका है, रस रहस्य किसका है? कुलपति मिश्र का। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्नों के प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? तो मथुरा में ससुराल में जो रहने वाले थे वह बिहारी थे। सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला? जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किसे मिला है उसे आपको बताना है। तो वह पद्माकर कवि को मिला था। सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? तो इटावा के जो निवासी थे वे कौन कवि थे? तो देव इटावा के निवासी थे। सही उत्तर आपका होगा डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है उसे देखते हैं। यहाँ पे सही उत्तर का चयन आपको करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे दिया गया है अलंकार पंचासिका, रतन हजारा, रस विलास, श्रृंगार मंजरी, ठीक है। तो सही उत्तर आप बताइएगा। यहाँ पे देखिए जो दिया गया है प्रश्न उसको सुमेलित करते हुए आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो आप बताइएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे
जो दिया गया है वह क्या है, ठीक है। चलिए जूम कर लेते हैं थोड़ा से। यहाँ पे देखिए जो है वह किसका किसका है, इसको आपको मिलाना है, ठीक है। तो आप बताइएगा यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आप यहाँ पे मिलाते रहिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है वह है श्रृंगार मंजरी, किसका है, श्रृंगार मंजरी है चिंतामणि का, ठीक है। रस विलास किसका है, रस विलास है मंडन का। रतन हजारा किसका है, रतन हजारा है रसनिधि का। अलंकार पंचाशिका किसका है, मतीराम का। तो यह सही रूप है, आप इसे देख लीजिएगा, यह सही रूप है, ठीक है। चलिए अगर ऑप्शन से देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा डी। चलिए अगला प्रश्न क्या होगा, रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ की रचयिता कौन है। रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ की रचयिता कौन है, यह आपको बताना है। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो यह किसका है, यह हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा गोप कवि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है, तो व्यंग्यार्थ कौमुदी के जो रचनाकार हैं वह कौन है, प्रताप शाही। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तंत्रीनाद कवित्त रस रस रास रतिरंग, यह पंक्ति किस कवि की है। तंत्रीनाद कवित्त रस सरस रास रतिरंग, यह जो पंक्ति है वह किसका है, तो यह जो पंक्ति है वह है बिहारी का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है वह केशव दास को कहा जाता है। किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, इस पंक्ति की रचयिता कौन है, तो यह पंक्ति जो लिखा गया वह किसके द्वारा, तो भूषण द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं, यह कथन किसका है। आपको बताना है सही उत्तर का चयन, सही उत्तर का आपको चयन करना है। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो यह जो पंक्ति है वह रामचंद्र शुक्ल का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है, यानी रीतिमुक्त को बताया गया है स्वच्छंदतावादी, रीतिमुक्त जो कवि हैं वह कौन सा है, तो घनानंद रीतिमुक्त में आते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है, तो लक्षण ग्रंथ किसे कहा जाता है, लक्षण ग्रंथ कहा जाता है काव्यांग निरूपण ग्रंथ को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। जतिपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र, यह जो पंक्ति है वह प्रसिद्ध पंक्ति है और बार बार पूछी जाती है, केशव की पंक्ति है। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है, भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्य ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना किया है, यानी भानुदत्त की जो रसमंजरी है उसके आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथ की रचना की है, यह आपको बताना है। तो उन्होंने नायिका भेद लिखा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण इनमें से नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, यह सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ठीक है, नहीं कारण था। डॉक्टर नगेन ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है, यह आपको बताना है, यानी नगेंद्र ने रीति ग्रंथकार को किस प्रकार का आचार्य माना है, इसको आपको बताना है। तो वे कवि शिक्षक आचार्य माने हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है, यह बताइएगा। रीतिकाल के कवि कौन नहीं है, इसमें से आपको बताना है। यहाँ पे देखिए रसखान जो है वह भक्ति काल में आते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देव का क्या है, शब्द रसायन। भिखारी दास का क्या है, काव्य निर्णय। चिंतामणि का क्या है, कवि कुल कल्पतरु। पद्माकर का क्या है, पद्माभरण। तो यह सही उत्तर है, आपको यह सुमेलित है, आप देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। इतियावत चली जात है उत चली 6-7 तक हाथ, यह पंक्ति किस कवि का है, तो वियोग की दशा की चित्रण करते हुए यह जो कवि पंक्ति लिखा गया है वह बिहारी द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकाल काव्य की नहीं है, यानी रीतिकाल की जो विशेषता इनमें से क्या नहीं है, ठीक है, यह आपको बताना है।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, सही उत्तर क्या होगा? तो राष्ट्रीयता की भावना इनकी विशेषता नहीं थी। हालांकि केवल एक कवि हैं भूषण जो राष्ट्रीय भावना का चित्रण किए हैं, लेकिन यह सामान्यतः विशेषता में नहीं आती। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बनन में बागन में बरियों में बसंत है, बगरियों में बसंत है, यह पंक्ति किसका है? तो यह प्रसिद्ध पंक्ति है। यह पंक्ति जो लिया गया है वह किसका है? सेनापति का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, रनित भृंग घंटावली झरित धान मधुदीर में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? यानी बिहारी ने किस ऋतु का वर्णन किया है? तो बसंत ऋतु का। सही उत्तर आपका हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह दिया गया है, भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल का की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो इन्हीं शब्द जो प्रयुक्त किया गया है वह किसके द्वारा, यह आपको बताना है। तो यह घनानंद के द्वारा प्रयुक्त किया गया था, यानी घनानंद के बारे में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उससे देखते हैं। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जमादावी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कथन किस आलोचक का है? यह आपको बताना है, यह कथन किस आलोचक का है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो यह जो कथन है वह रामचंद्र शुक्ल का है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, यह पंक्ति किसका है? तो अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, यह जो पंक्ति है वह किसका है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यह घनानंद की पंक्ति है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो, यह पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, यह जो पंक्ति लिखा गया है वह किसका है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करना है। तो यह पंक्ति किसका है? बोधा का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करो, यह जो पंक्ति है उसके रचयिता कौन है यह आपको बताना है। तो उसके रचयिता कौन है? आलम है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है ये आपको बताना है। केशव का कौन सा ग्रंथ नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो भाषा भूषण जो है वह इनका नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस कवि की संवाद योजना सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो संवाद योजना में जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं वह केशवदास। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता का नाम बताना है। तो रसराज और ललित ललाम जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो वह लिखा गया है मतीराम द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु तरेव उनको बनरा तुम धनु रेख गई न तरी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह जो पंक्ति दिया गया है वह किस कवि का है यह आपको बताना है। तो यह केशव का है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न सूचियों को सुमेलित करना है। ठीक है, यह ललित कंध्यो यह देखिए ऑप्शन आपके सामने इधर उधर दिए गए हैं, तो यह थोड़ा सा दिक्कत होगा मिलाने में। ठीक है, वैसे रावरे रूप की रीति अनूप नयन लागत जो निहारे, यह किसका था? उधर जो दिया गया था घनानंद का। या अनुरागी चित्त की गति न समझे को, यह बिहारी का है। नयन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर खेलन अयो, यह पद्माकर का है। तो इससे ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, यह पंक्ति किस कवि का है यह आपको बताना है। तो यह प्रसिद्ध पंक्ति भी है और यह भूषण कवि का है। सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें से रीति ग्रंथ है, यानी रीति ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो शिवराज भूषण में उन्होंने अलंकार ग्रंथ के बारे में बताया, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? तो वे कवि थे भूषण। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये 105 अलंकारों की संख्या मानी गई। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवनी हंसे दैन कहे नट जाए, इसमें कौन सा रस है? यह पंक्ति तो बिहारी का है, इसमें रस बताना है आपको कौन सा होगा।
ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसमें श्रृंगार रस होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है। तो यह किसने किया है, यह आपको बताना है। तो देखिए यह जो किया गया है वह बिहारी द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। इनमें से सर्वाधिक टीकाएँ किस पुस्तक पर उपलब्ध होती हैं। सर्वाधिक टीकाएँ किस पुस्तक पर उपलब्ध होती हैं, यह आपको बताना है। तो सर्वाधिक टीका जो लिखा गया है 4 ऑप्शन में, उसमें जो सबसे ज़्यादा लिखा गया है वह बिहारी सतसई पे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल अली कली से बध्यो आगे कौन हवाल। यह जो पंक्ति लिखा गया था वह किस कवि ने लिखा था। तो राजा जयसिंह के बारे में उन्होंने लिखा था। यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है, तो यह जो पंक्ति है वह किसके द्वारा, बिहारी द्वारा लिखा गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है। तो जहांगीर जस चंद्रिका जो लिखा गया है वह किसके द्वारा, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करिएगा। तो यह लिखा गया है केशवदास को द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, लक्षण ग्रंथों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है। यानी लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम कवि कौन माने गए हैं, यह आपको बताना है। तो यह माने गए हैं पद्माकर। सही उत्तर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, इश्कलता के रचनाकार का नाम बताइए। इश्कलता किसकी रचना है, यह आपको बताना है। तो यह रचना जिसका है वह है बोधा कवि। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह पंक्ति किसका है। तो यह पंक्ति जो लिखा गया है वह लिखा गया है किसके द्वारा, भिखारी दास द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है। यानी पद्माकर ने जो पद्माभरण लिखा है वह किस पर लिखा गया है। सही उत्तर को चयन करना आपको। सही उत्तर आपको दिए गए हैं, ऑप्शन आपका डी जो है वह सही हो जाएगा। यह अलंकार निरूपण ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। रीतिमुक्त धारा में इनमें से किसकी प्रमुखता मिलती है। यानी रीतिमुक्त धारा में जो कवि हैं वह किस प्रकार के चित्रण का किए हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो श्रृंगार रस के अधिक चित्रण किए गए हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं। ऐसे कौन से कवि हैं जो श्रृंगार वीर और भक्ति के रचनाएं लिखे हैं, उसको आपको बताना है। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो भूषण हो जाएंगे। सही उत्तर ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचयिता कौन है। तो यह जसवंत सिंह का ग्रंथ है जो अलंकार ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त धारा का नहीं है पूछा गया। तो घनानंद बोधा ठाकुर तो हैं, लेकिन घनानंद बोधा ठाकुर आलम तो हैं, लेकिन रसलीन नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। इनमें से कौन रीति काव्य का भेद नहीं है। तो देखिए रीतिबद्ध होता है, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीति भुक्त नहीं होता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है। रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का लिखा गया है। तो रीतिकाल में अधिकतर जो रचनाएं लिखी गई हैं वह मुक्तक में लिखी गई हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है। तो बिहारी सतसई जो लिखा गया बिहारी दास द्वारा, उस पर किसका प्रभाव नहीं है यह बताना है। तो गीत गोविंद का प्रभाव नहीं है। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है, यहाँ पे बताना है रीति ग्रंथ कौन सा नहीं है। तो ठीक है, सही उत्तर का चयन करना। ऑप्शन नंबर आपको दिए गए हैं। तो देखिए बिहारी रीति ग्रंथ नहीं लिखे हैं, तो बिहारी सतसई ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है क्योंकि। यह आपको बताना है क्योंकि। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्योंकि स्वानुभूति एवं स्वच्छंद है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उससे देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है, इनमें से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है। तो देखिए घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर और जो द्विज देव हैं उन्हें भी क्या माना जाता है, रीति मुक्त। तो यहाँ पे सही उत्तर रीतिबद्ध कवि नहीं है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका द्विजदेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है,
रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी किसे मानते हैं, यानी श्रृंगारी कवि जो अंतिम है उसको शुक्ल जी किसे मानते हैं ये आपको बताना है। तो ये द्विज देव को मानते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जगत विनोद के रचयिता कौन है? तो जगत विनोद जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो वह पद्माकर द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आपको बताना है, सही सूची को सुमेलित करना है और सही उत्तर आपको बताना है। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर का जो चयन करना है उसमें केशव का जो जन्म है वह कब माना गया है? तो केशव का 1560, बिहारी का 1555 में, मतीराम का 1604 और भाषा भूषण का 1613। यह सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इनमें से मतीराम की रचना कौन सी नहीं है? मतीराम ने कौन सी रचना नहीं लिखा है यह आपको बताना है। तो ललित ललाम, रसराज और अलंकार पंचाशिका तो इनका है, लेकिन यहाँ पे जो नहीं है वह है छंदमाला। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रबदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाए यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? चंद्रबदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाए यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो यह आपको बताना है। तो यह केशव से संबंधित है। सही उत्तर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, इसको सुमेलित करना है। कौन सा कवि किसके दरबार मतलब राज आश्रय में रहता था यह आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यह आपको बताइएगा। यहाँ पे कवि दिए गए हैं और जो है राजा, तो बिहारी का सभी को पता है राजा जय सिंह, देव का भवानी सिंह, भूषण का शिवाजी, पद्माकर का प्रताप शाही। यह सही है। ठीक है, यह सही रूप है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन से देखेंगे तो यहाँ बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है, इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? पद्माकर की जो रचना कौन सी नहीं है? तो ललित ललाम किसका है? मतीराम का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है? तो देव ने छल नामक 34वें संचारी भाव को बताया। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन हीन यह पंक्ति किसका है? तो यह जो लिखा गया है यह लिखा गया है किसके द्वारा आपको बताना है। 4 ऑप्शन में सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देव कवि। चलिए अगला प्रश्न है, हरिणी के नयनानुते हरिणी के ए नयन कौन सा अलंकार है? आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें यमक और प्रतीप अलंकार है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन बिहारी सतसई की टीका नहीं है ये आपको बताना है। बिहारी सतसई की टीका कौन सी नहीं है इसमें आपको बताना है। तो सुबोधार्थ बोधनी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति आंगनी चारु गोराई यह पंक्ति किस कवि का है? यह आपको बताना है, यह पंक्ति किस कवि का है। तो यह पंक्ति है मतीराम का। सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है यह आपको बताना है। यहाँ पे श्रृंगार लतिका जो लिखा गया है वह किसके द्वारा? तो द्विज देव द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? तो गिरधर राय जो थे, ठीक है, वह भारतेंदु के पिता थे। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, राम सतसई के रचयिता कौन है? राम सतसई के रचयिता कौन है यह आपको बताना है। तो राम सतसई के जो रचयिता है राम सहाय दास। ठीक है, अगला प्रश्न है, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है यह पंक्ति किस कवि का है? तो यह पंक्ति किसका है? यह पंक्ति है ठाकुर का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जान मिले तो जहान मिले नहीं जान मिले तो जहान कहाँ यह कौन सी पंक्ति या किसका पंक्ति है यह आपको बताना है। तो यह जो पंक्ति लिखा गया है वह किसके द्वारा? बोधा कवि द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से महाभारत और हरिवंश का पद्म पुराण यानी पद्य में अनुवाद किस कवि ने किया है यह आपको बताना है। पद्य में अनुवाद किसने किया है? तो गोकुलनाथ गोपीनाथ ने किया है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सुजान चरित के रचयिता कौन है? तो सुजान चरित के रचयिता जो हैं वह सूदन है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 100
महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं जो रीतिकाल के हैं। तो प्रश्नों के प्रैक्टिस लगातार हमारे चैनल से जारी है, तो उसे देखने के लिए आप चैनल पे बने रहिए। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।